हर आदमी में होते हैं 10-20 आदमी, किसी आदमी को कभी देखना तो कई बार देखना। तराईनामा के आज इस पॉडकास्ट के एपिसोड में हमारे साथ एक ऐसे व्यक्ति हैं जो किसी परिचय के मोहताज नहीं, और मुझे ऐसा लगता है जनपद बहराइच का बच्चा बच्चा इनको जानता है। सबके अपने नज़रिए अलग हो सकते हैं पर जानता सब कोई है। हमारे साथ समाजवादी पार्टी के जिलाध्यक्ष, कई बार जिलाध्यक्ष, वर्तमान में भी जिलाध्यक्ष, पूर्व में भी जिलाध्यक्ष और नानपारा विधानसभा के प्रत्याशी भी रह चुके हैं समाजवादी पार्टी की तरफ से। उनसे आज हम जानेंगे कि तराई के क्षेत्र के बारे में। तराई के क्षेत्र में तमाम ऐसी कहानियां, राजनीतिक कहानियां होंगी जो कि वो हमें बता सकते हैं। तराईनामा एक मंच है तराई की चर्चित हस्तियों को आप तक पहुंचाने का। तराईनामा ये आपसे वादा करता है, हम किसी के खिलाफ प्रचार नहीं करते, हम किसी के पक्ष में प्रचार नहीं करते। तराईनामा केवल एक मंच है और इसमें जो हमारे मेजबान होते हैं, हमारे जो मेहमान होते हैं, इनकी अपनी एक निजी राय होती है। आज हमारे बीच श्री रामहर्ष यादव जी हैं। अब सारी बात हम उन्हीं से जानने की कोशिश करेंगे। रामहर्ष जी, आपका बहुत बहुत स्वागत। धन्यवाद, नमस्ते। रिश्ते में आप हमारे चाचा लगते हैं, आपको मैं चाचा कहता आया हूँ, लेकिन आज एक प्रोफेशनल के तरीके से आपका नाम ले रहा हूँ। तराईनामा से आपकी कोई नाराजगी तो नहीं है इस विषय? मैंने जब पहली बार तराईनामा का नाम सुना जी तो मैं बड़ा प्रभावित हुआ। जी। इसलिए प्रभावित हुआ कि हमारे सीमा क्षेत्र पर जनपद सीतापुर है और वहाँ हमारे प्रख्यात समाजवादी नेता मुख्तार अनीस साहब थे। उन्होंने तराई विकास मंच बनाया था और हम बहराइच वाले भी अपने को तराई से जोड़ते हैं। और तराई विकास मंच बना करके जो बाढ़ग्रस्त इलाका था, जो वहाँ की गरीबी थी, अशिक्षा थी, भूखमरी थी, इस पर संघर्ष, उस मंच के माध्यम से उन्होंने संघर्ष किया और बहुत बड़े नेता के रूप में मुख्तार अनीस साहब उभरे। और मैं जहाँ तक जानता हूँ, जब तक वो जीवित रहे तब तक वो वहाँ विधायक रहे, मंत्री रहे और वहाँ तराई के क्षेत्र में बहुत ज़्यादा काम किया। तो जब मैंने तराईनामा के विषय में समझा और सुना तो मुझे स्वर्गीय मुख्तार अनीस साहब की याद आ गई और मैं बड़ा प्रभावित हुआ कि मेरा भी जनपद उसी तराई क्षेत्र से जुड़ा हुआ है जहाँ पे मुख्तार अनीस साहब ने संघर्ष किया घाघरा के रेतीले मैदान से। तो कोई एक नौजवान यूट्यूब चैनल में तराईनामा लाया है और मैं आपको जानता भी था कि आप बहुत विजनरी टाइप के नवयुवक हैं, तो मुझे भी लगा कि इस मंच, इस मीडिया संस्थान के माध्यम से हम तराई का दर्द लोगों तक पहुंचाने में सफल होंगे, इसलिए मैं बड़ा खुश हुआ। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तराई बाढ़ग्रस्त क्षेत्र रहा है। जहाँ तक मेरी जानकारी, आपका भी गांव तराई क्षेत्र में और बाढ़ग्रस्त क्षेत्र में आता है। एक बाढ़ग्रस्त गांव नाम अभी आप खुद बताएंगे, वहाँ से निकल के बहराइच शहर पहुँचना, फिर यहाँ एक राजनीतिक पार्टी से जुड़ना और उस पार्टी में एक मुकाम तक पहुँचना, ये पूरी यात्रा आपसे हम संक्षेप में जानना चाहेंगे। देखिए विकास जी, मेरे पिताजी बहुत मध्यम सीमांत किसान थे और वहाँ पढ़ाई लिखाई का, शिक्षा का कोई माहौल नहीं था। मैं गांव में पैदा हुआ था, लेकिन एक मुकदमा जमीन संबंधी था जो हमारे पिताजी लड़ने लगे। वो हमें बताते हैं कि आपके पिताजी भी वकील थे? नहीं, वकील नहीं थे, वो तो बिल्कुल अनपढ़ एक किसान थे। अच्छा। बिल्कुल पढ़े लिखे नहीं थे जी। लेकिन एक मुकदमा जमीन का था जिसको वो लड़ने लगे बहराइच में। जी। तो जब वो बहराइच में वकीलों के संपर्क में आए तो उनको एक सपना जगा कि मैं उनका अकेला बेटा था, तो उनके मन में एक सपना जगा कि मेरा भी बेटा बड़ा होगा तो हम उसको वकील बनाएंगे। और मैंने अपने पिताजी का वो सपना पूरा किया और मैं समाजवादी पार्टी की जब सरकार थी तब भी मैं जिला अध्यक्ष था, लेकिन अपने प्रोफेशन, अपने व्यवसाय वकालतनामा को मैंने आज भी उसको जीवंत रखा है और उसी से हमारे परिवार की रोजी रोटी चलती है। मतलब जीविका
जी जी, खेती और वकालत। जी। आपका गांव, आपके गांव का क्या नाम है? सरजू के किनारे जी, बौंडी गांव है। बौंडी गांव है जी, जो आज भी कटान से प्रभावित है, कटान आज से। की तारीख में भी कटान से प्रभावित है। जी। काफी लोग विस्थापित हो जाते हैं, जमीनें कट जाती हैं, फसलें चली जाती हैं, जानवर बह जाते हैं। अच्छा, आप एक छोटे किसान परिवार से निकले, वकील बने, आपसे प्रभावित होकर और कई लड़कों ने वकालत की या पढ़ाई में अपना मन लगाया आपके गांव या आसपास के क्षेत्र में? भाई प्रभावित तो किया ही होगा आपने लोगों को। हाँ, जरूर कुछ हुआ, लेकिन जितना अपेक्षित था। जी। तो मैं जिस जगह पे रहता था उधर कम्युनिटी बहुत बैकवर्ड और शेड्यूल कम्युनिटी है, गरीबी भी बहुत ज़्यादा है। तो मेरा ख्याल है कुछ लोगों ने प्रयास तो किया, देखी देखा। जी। और तमाम जैसे भी हमारे सहयोगी बैठे हैं, कृपाराम जी, तो ये भी हमारे जो बौंडी गांव है उससे नदी के उस पार इनका तिगड़ा पड़ता है। जी। वहाँ के रहने वाले हैं। तो इनके यहाँ तो शिक्षा का कोई नाम तब और नहीं जानता रहा होगा, लेकिन कुछ हमारी रिश्तेदारी में है। हाँ, तो पिताजी का आपके आना जाना था, तो हमारा ख्याल इन्हीं सब चीज़ों से प्रेरित होकर के यही कदम वक्ता आपके सामने बैठे हैं। बौंडी से निकले, बहराई चाय, वकालत की, वकील बने। फिर राजनीतिक चस्का कह लीजिए या शुरुआत कहाँ से लगी? कौन आपको राजनीति में प्रेरित किया या कौन आपको लेके आया? राजनीतिक गुरु आपके कौन थे? 82-83 में मैंने यहाँ पे स्नातक की परीक्षा उत्तीर्ण किया। मैं पढ़ रहा था और 84 में इंदिरा जी की हत्या हो गई। जी। और इंदिरा जी की हत्या के बाद तत्काल लोकसभा के चुनाव हो गए 84 में। 84। और चुनाव हो गए तो स्वर्गीय बेनी बाबू, जो समाजवादी पार्टी के बहुत बड़े नेता थे, बहुत बड़े पार्टी के दरख्त कहे जाए, वो 84 में कैसरगंज पार्लियामेंट से चुनाव लड़े। और उस समय पार्टी का नाम था दलित मजदूर किसान पार्टी। दलित मजदूर किसान पार्टी। वो बाबा साहब अम्बेडकर के पोते से मिल करके गठबंधन चौधरी चरण सिंह ने किया था। उस समय चौधरी साहब लोक दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष थे। तो जब वो पैक्ट हुआ तो पैक्ट में उन्होंने अपनी पार्टी का नाम चेंज किया, हमारे यहाँ चेंज हुआ और ये दलित मजदूर किसान पार्टी के नाम से पार्टी बनी और चौधरी चरण सिंह उसके राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे। और उत्तर प्रदेश में चुनाव हुआ और बेनी बाबू पहली बार 84 में चुनाव हमारे पार्लियामेंट में कैसरगंज में लड़े। तब हमारा उधर का इलाका मासी विधानसभा में आता था। तो उसी दौरान एक छात्र नेता हुआ करते थे, उस समय यूथ के जिलाध्यक्ष थे उमेश पाठक जी, जो डिग्री कॉलेज छात्र राजनीति से निकले थे। और हम उनके काफ़ी जूनियर थे, लेकिन छात्र जीवन से उनका हमारा परिचय हुआ। तो उमेश पाठक के जरिए मैं और हमारे मित्र रहे हैं श्री दिलीप वर्मा जी, दोनों लोगों का संपर्क बेनी बाबू से कराया गया, क्योंकि उस समय पार्टी का कोई नाम नहीं जानता था, संगठन बिल्कुल नहीं था। तो स्टूडेंट पॉलिटिक्स के रूप में हम लोगों को कैश किया गया। तो दिलीप वर्मा जी और हम, ये दोनों लोग 84 में बेनी बाबू के लोकसभा के चुनाव को हम लोगों ने स्टूडेंट लाइफ में कैंपेन किया। उस समय कोई ज़्यादा लोग हम लोगों को जानते नहीं थे, लेकिन जितना हम लोग गांव तक जा सकते थे, जितनी बात बता सकते थे, सड़कें नहीं थे, प्रचार के संसाधन नहीं थे, आज जैसे संचार माध्यम नहीं थे, हम लोग तांगा से, साइकिल से जा करके वो बेनी बाबू का चुनाव निशान खेत जोतता हुआ किसान, ये अपने माइक से चिल्ला चिल्ला करके गांव में वोट मांगते थे। किसानों की तरक्की के लिए, गांव की बहाली के लिए चौधरी चरण सिंह को देश का प्रधानमंत्री बनाना है, बेनी बाबू को सांसद बनाना है, ये हम लोग गांव में प्रचार करते थे। और बेनी बाबू से जुड़ने का 84 में मौका मिल गया। तो इस तरीके से
उनका प्यार और आशीर्वाद मिला। उन्होंने समाजवादी पार्टी से जोड़ा और चुनाव खत्म हो गया। पूरे प्रदेश में बल्कि इंदिरा जी की लहर कांग्रेस की चली। मेरा ख्याल है 2 लोग जीते थे, एक एटा में महफूज अली खान जीते थे और चौधरी चरण सिंह जी जीते थे। पूरे प्रदेश में केवल 2? हाँ जी जी जी। और पूरे भी सफाया हो गया था कांग्रेस के सामने सभी दलों का। केवल 2 सीटें चौधरी चरण सिंह साहब के दल से निकली थी, बाकी सभी लोग हार गए। तो बाद में बेनी बाबू चूँकि विधायक थे, 115 ये ब्लॉक में रहते थे, तो जब संबंध हो गया वहाँ आना जाना शुरू हो गया। लॉ की पढ़ाई भी कर रहे थे। तो लॉ की पढ़ाई आपने लखनऊ विश्वविद्यालय? नहीं, हमने स्टार्ट तो किया था लखनऊ से, लेकिन हमारे पास इतनी आर्थिक तंगी थी कि हमारा नाम पड़ गया और हम परीक्षा नहीं दे पाए, तो हमारा वो साल खराब हो गया। बाद में फिर हमने फैजाबाद में एडमिशन लिया और वहाँ से लॉ की पढ़ाई किया। लेकिन बेनी बाबू के संपर्क में मैं 84 में आया, तो 85 में जब हम वहाँ लखनऊ में एडमिशन कराने गए थे, तो उस समय बाबू जी के संपर्क में गया। और 87 में बेनी बाबू ने दिलीप वर्मा जी को यहाँ युवा लोक दल का अध्यक्ष बनाया और मैं महामंत्री बना। और इसके बाद 88 में नेताजी का क्रांति रथ चला और यूथ को जो जिम्मेदारी दी गई उसमें दिलीप वर्मा जी ने हमने मिल करके पूरे माननीय नेताजी मुलायम सिंह जी क्रांति रथ लेकर के आए। तो पूरे महसी में पूरा उसका दौरा कराया गया। हमारे यहाँ शिवपुर भी गए, महासी भी गए, नौतला में भी उनके यहाँ गए क्रांति रथ लेकर के। इस तरीके से नेताजी से और समाजवादी विचारधारा से जुड़ा हुआ। और मैं माननीय बेनी बाबू हम लोगों के राजनीतिक गुरु रहे। समाजवादी पार्टी या उस समय की लोकदल में आप पदाधिकारी रहे जी, यूथ विंग के। फिर नेताजी से करीबियां कब बढ़ी? नेताजी मुलायम सिंह यादव जी से आपकी करीबियां कब बढ़ी? देखिए, नेताजी राजनीति में युवाओं को तो इतना उनका आकर्षण था और युवाओं के प्रति उनका आकर्षण था और युवाओं का उनके प्रति आकर्षण था। तो जब बेनी बाबू 84 में चुनाव लड़े और इसके बाद जब क्रांति रथ आया, तो क्रांति रथ के जो 4 कार्यक्रम हमारे महासी विधानसभा में हुए, पुराना महासी में, तो सफल कार्यक्रम जब हुए तो हमको और दिलीप वर्मा जी को नेताजी ने क्रांति रथ पर बुलवाया और वहाँ गले से लगाया और पीठ थपथपाई और कहा कि ये दोनों नौजवान हमारे भविष्य के नेता हैं। और वहीं से हम लोगों का संपर्क हो गया। बहुत छोटी पार्टी थी, तो वहीं से आप लोग को ऊर्जा जी। और चूंकि बेनी बाबू के हम लोग चुनाव में थे, बेनी बाबू उनके बहुत ही प्रिय राइट हैंड थे, तो पार्टी को बहराइच में इम्प्रूव करना था, तो युवाओं को जोड़ना था, उस माध्यम से हम लोग जुड़ गए। कभी ऐसा नहीं हुआ कि आप गरीब परिवार से थे, आर्थिक तंगी के लिए आपको पढ़ाई भी 1 साल छोड़नी पड़ी, खराब हुआ, फिर राजनीति में आप सक्रिय हो गए, तो घर वालों ने कभी टोका नहीं कि तुम मतलब जो है पढ़ने गए हो या नेतागिरी कहाँ कर रहे हो? आप देखिए, पिताजी तो हमारे बेहद सीधे अनपढ़ शिक्षित व्यक्ति थे। वो ये समझ रहे थे कि बेटा हमसे बेहतर जानता है जी। और वो अपना रास्ता बना रहा है तो बनाने दीजिए, हम उसमें व्यवधान क्यों बने। और उनको अच्छा भी लगता था कि हम पुलिस के जुर्म के खिलाफ बात करते हैं, हम गरीबों की बात करते हैं, हम जहाँ अन्याय होता है, शोषण होता है, चूँकि अन्याय अत्याचार शोषण के शिकार हमारे पिताजी खुद रहे, इसलिए उनको लगता था कि इन लोगों की बात कोई उठाए और मेरा बेटा उठा रहा है तो बहुत अच्छी बात है, तो हमें कभी नहीं रोका। समाजवादी पार्टी में आप शुरू से रहे और अभी भी समाजवादी पार्टी में, और ऐसा लोगों का मानना, मेरा भी मानना, विश्वास है कि आप आजीवन समाजवादी पार्टी में ही रहेंगे, ऐसा मेरा मानना है। लेकिन आप चूंकि एक राजनीतिक व्यक्ति हैं, अन्य दलों के लोगों से आपका संपर्क तो नहीं कह सकते, लेकिन बोलचाल व्यवहार तो होगा ही, उनकी कार्यशैली जानते होंगे। आपको ऐसा क्या लगता है कि समाजवादी पार्टी में वो चीज ज्यादा खास है अन्य दलों के मुकाबले कि युवाओं को इसमें ज्यादा जोड़ना चाहिए? क्योंकि आपने बताया कि समाजवादी पार्टी और नेताजी मुलायम सिंह यादव जी युवाओं पे ज्यादा फोकस करते हैं। देखिए, कोई हिंदुस्तान में कोई ऐसी पार्टी नहीं है जिसमें 4 फ्रंटल संगठन केवल यूथ के लिए दिए गए हों। युवजन सभा, लोहिया वाहिनी,
मुलायम सिंह यूथ ब्रिगेड और एक छात्र सब। छात्र सभा। तो ये 4 ऐसे पायदान हैं यूथ के कि जो हम देश की सारी पार्टियों को देख रहे हैं। इतना चौपाया यूथ के लिए किसी दल ने नहीं खड़ा किया। वो हमारे नेता स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव ने खड़ा किया, और जो उनके मन में जो सपना था युवाओं को आगे बढ़ाने का, छात्रों को आगे बढ़ाने का, नौजवानों को आगे बढ़ाने का, उस सपने को हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी माननीय अखिलेश यादव जी बड़ी ईमानदारी और बड़ी बहादुरी के साथ आगे बढ़ा रहे हैं। आपका जो जीवन काल रहा है, जहाँ तक मेरा अनुमान है कि अधिकतर आप लोग विपक्ष में ही रहे अधिकांश समय। जी। तो विपक्ष का कार्यकर्ता और सत्ता पक्ष के, आप सत्ता में भी रहे, विपक्ष का कार्यकर्ता और सत्ता पक्ष के कार्यकर्ता की मानसिकता में कुछ बदलाव आता है क्या, वैसे ही रहता है? देखिए, अब चूंकि 1984 से मैं छात्र जीवन से जुड़ा राजनीति में, और मेरा ख्याल है करीब करीब 4 दशक हो रहे हैं। इस बीच में बड़ा सामाजिक परिवर्तन हुआ है, राजनीतिक परिवर्तन हुआ है, और राजनीति का ये जो दौर आया है, जो चल रहा है, मैं समझ रहा हूं कि इतना घटिया और खतरनाक स्तर राजनीति का कभी नहीं रहा। राजनीति का आपने बताया कि इसमें संक्रमण का दौर चल रहा है, घटिया दौर चल रहा है जी। और ये भी एक बात सत्य है कि राजनीति में इसमें युवा पहले के मुकाबले ज्यादा सक्रिय रहता है जी। आपने बताया कि आप जो अपने छात्र दिनों में थे तो स्पीकर हाथ में लेकर साइकिल से, तांगे से, इस सब से प्रचार करते थे जी। आज जमाना बदल गया है जी। अब मोबाइल से प्रचार होता है, दुष्प्रचार भी मोबाइल से ही हो जाता है जी। आपके परिचय मैंने एक बात बोला था कि हर आदमी में होते हैं 10-20 आदमी, किसी को देखिए तो कई बार देखिए जी। सोशल मीडिया का दौर है, हर आदमी के हाथ में मोबाइल है। मोबाइल एक ऐसी खतरनाक चीज है कि जो कुछ भी करा सकती है। तमाम ऐसे लोग हैं, कार्यकर्ता हैं, दूसरी पार्टी के नहीं, आपकी पार्टी के, जो आपकी आलोचना भी करते हैं, और उससे ज्यादा संख्या में ऐसे कार्यकर्ता हैं जो आपके लिए मर मिटने के लिए तैयार हैं। दोनों कार्यकर्ताओं को आप किस नजरिए से देखते हैं और आपका क्या संदेश है उनके लिए? देखिए, लोकतंत्र में आलोचना का बहुत बड़ा स्थान है, और निंदक नेरे राखी आंगन कुटी छवाए, ये हमारे साहित्य में मनीषियों ने कहा। तो अगर आलोचना नहीं होगी तो लोकतंत्र स्वस्थ नहीं रहेगा। ये आलोचना से तो फासिस्ट डरते हैं। कभी समाजवादी या लोकतंत्र पे भरोसा करने वाला व्यक्ति आलोचना से डर ही नहीं सकता। आलोचना से तो सुधार करेगा। तो आलोचना सुधार का बहुत बड़ा हथियार है। इसको चाहे अपने घर में आलोचना हो, चाहे बाहर आलोचना हो, हमें उसकी समीक्षा करना है और उस समीक्षा के आधार पर हमें सुधार करना है। ये सुधार का सबसे बड़ा हथियार है, इसलिए आलोचना का तो मैं स्वागत करता हूं। आलोचना दूसरी चीज होती, आरोप दूसरी चीज होती है। आपके ऊपर कई आरोप हैं, दूसरी पार्टी के नेता लगाते हैं, कभी कभी अपनी पार्टी के नेता लगाते हैं। इन आरोपों से आप कैसे मतलब फेस करते हैं इस आरोपों को? मैंने देखा आप कोई प्रतिक्रिया नहीं देते। देखिए, प्रतिक्रिया मैं इसलिए नहीं देता हूं कि पहली बात तो आपको बता दूं कि पार्टी का कोई जिम्मेवार नेता, जैसा कि अभी आपने बताया कि दल के अंदर भी आदमी की सोच और विचारधारा भिन्न हो सकती है, और होती है। सबका काम करने का अलग अलग तरीका होता है, लेकिन पार्टी के अंदर कोई जिम्मेदार व्यक्ति ऐसा नहीं है जो कहीं हमसे असहमति व्यक्त करे
या कोई सोशल मीडिया पर गलत बात करे। हाँ, 2-3 लोग हैं, उनको मैं, अब कोई यादव अगर अपने नाम के आगे जोड़ ले, एक सबसे बड़ी खराबी ये आ गई है, जैसे शिवाजी अवस्थी जी हैं, बोलिए बस आदमी कह देगा ये बीजेपी का है, ब्राह्मण है। वो ढकाने यादव जी हैं, बस ये समाजवादी है। यादव होना समाजवादी होने की गारंटी नहीं है। हाँ, ब्राह्मण होना भाजपाई होने की गारंटी नहीं है। यादव होना समाजवादी पार्टी गारंटी नहीं है। समाजवादी पार्टी में रहिए वो ठीक है, बीजेपी में रहिए वो ठीक है, लेकिन दोनों पार्टियों के बीच में मिल करके दलाली करिए, ये सबसे खराब बात है। वो ना हमारे दल के सदस्य हैं, ना हमारे दल के पदाधिकारी हैं, बस वो कहीं पार्टी की तारीफ करेंगे, कहीं बुराई करेंगे, कहीं राष्ट्रीय अध्यक्ष की आलोचना करेंगे, कहीं हमारी आलोचना करेंगे, कहीं किसी, जो जिसके पास चला गया, हमारे विरोधी के पास चले गए, वहां कुछ उनको माल मिल गया, पुरस्कृत किया गया। मैं माल तो नहीं, पुरस्कृत किया गया। हाँ, पुरस्कार मिलता है ना, तो पुरस्कृत किया गया। पुरस्कृत में वो भाई, जब पुरस्कार मिलेगा तो आदमी को धन्यवाद करेगा ही, तो हमें गाली दे करके धन्यवाद उनको ज्ञापित कर रहे हैं। तो मैं तो अपने को तो ही सौभाग्यशाली मान रहा हूँ कि अगर मैं ना हूँ तो इन बेचारों की रोजी रोटी कैसे चले। किसी के यहाँ जा करके हमारी आलोचना करते हैं, बुराई कर देते हैं, तो गाड़ी का तेल पा जाते हैं, जूते चप्पल के पैसे पा जाते हैं। तो मैं तो बड़ा प्रसन्न हो जाता हूँ कि चलो भाई, आलोचना के जरिए ही कोई मुझे गाली दे करके ही अपनी अगर रोजी रोटी चला रहा है तो बड़ा इंपॉर्टेंट आदमी हूँ, इसलिए मैं बड़ा उनको धन्यवाद देता हूँ। लेकिन वो पार्टी के कार्यकर्ता 2 पैसे के नहीं है। आपने बोला यादव होना समाजवादी होने की गारंटी नहीं, ब्राह्मण होना भाजपा के होने की गारंटी नहीं। मुसलमान होना क्या गारंटी है? क्या मुसलमान होना समाजवादी होना गारंटी है? नहीं, कोई गारंटी नहीं है। कोई बसपा में है, एमआईएम में है, कांग्रेस में है, और अब तो कई लोग देखता हूं कि बीजेपी में भी हैं। कई चुनाव, 2017 का चुनाव, 19 का चुनाव आपके नेतृत्व में समाजवादी पार्टी लड़ती है। आपके विरोधी ये कहते हैं कि आपके नेतृत्व में कहीं ना कहीं कमी रही, जो पार्टी को वो सफलता नहीं मिली जो मिलनी चाहिए। 2027 को लेकर आपकी क्या तैयारियां कि विरोधियों को आप चुप करा सकें? देखिए, हमारा एक काम है कि पार्टी की नीतियों को हमें जन जन तक ले जाना है। माननीय अखिलेश यादव जी का जो मिशन है, पीडीए का मिशन है, उसको जन जन तक ले जाना है। भाई, 2012 का चुनाव हमारे नेतृत्व में लड़ा गया, वो एक बड़ी सफलता थी। 2014 का तो नहीं लड़ा गया मेरे नेतृत्व में। कितनी सीटें बहराइच में मिली थी? 2017 का चुनाव मेरे नेतृत्व में नहीं लड़ा गया, कितनी सफलता पार्टी को मिली थी? 2019 का लोकसभा चुनाव, जब सपा बसपा का गठबंधन था, लोग ये मान रहे थे कि बस टिकट मिल जाएगा तो बस सर्टिफिकेट मिल जाएगा। कितनी सीटें मिली थी? मेरे नेतृत्व में नहीं लड़ा गया। मेरे नेतृत्व में 12 लड़ा गया, मेरे नेतृत्व में 24 लड़ा गया, मेरे नेतृत्व में 22 लड़ा गया। 17 में 1 सीट समाजवादी पार्टी को मिली थी, 22 में 2 सीटें हुई, और 24 में अगर विधानसभा वार देखा जाए तो हम बहराइच की 3 सीटों को जीत गए। मटेरा जीते, बहराइच जीते। आज पूर्व मंत्री आशीष शाह पर भी बड़े आरोप प्रत्यारोप लगते हैं। एक जो इन्हीं एक पर उनकी पत्नी विधायक हैं, जहां से 16,000 से समाजवादी पार्टी जीती, और एक बहराइच विधानसभा जिसका वो स्वयं नेतृत्व करते हैं, चुनाव लड़े थे, वहां से 6,000 वोट से जीती समाजवादी पार्टी। और अगर जिलाध्यक्ष का पद निकाल करके अगर हमारी अपनी होम विधानसभा जो नानपारा है, पहले वो 3,500 वोट से हम लोग हारे, नानपारा विधानसभा। और वो नानपारा विधानसभा आज़ादी से लेकर के आज तक
कभी समाजवादी पार्टी वहाँ जीती ही नहीं, और 40,000 से कम वोटों से कभी वहाँ हारी नहीं। उसको हम ला करके 3,500 पर छोड़ा है। तो आलोचना है, आलोचना करिए भाई। कोई बहुत लोग हमको प्यार करते हैं तो बता देते हैं, लेकिन अब उनको 17 भूल जाते हैं किसके नेतृत्व में लड़ा गया, 19 किसके नेतृत्व में लड़ा भूल गए, 14 किसके नेतृत्व में लड़ा गया। वह मेरे चुनाव मेरे तो बस 12 लड़ा गया था वो, इसके बाद 17 और 24 और 68,000 वोट। आपको बता दूं विकास जी कि सपा बसपा गठबंधन में 37% वोट बहरेच में समाजवादी पार्टी को गठबंधन में मिला था, और गठबंधन टूटने के बाद जो 24 का चुनाव हुआ है वो 43% वोट समाजवादी पार्टी को मिला है। समाजवादी पार्टी की एक छवि थी कि ये मुसलमान और यादव की पार्टी, MY बोला जाता था। अभी समाजवादी पार्टी एक नया नारा लाई है, PDA। मुझे बहुत पसंद है। PDA क्या है आप बताइए, क्योंकि हर समाजवादी पार्टी के किसी भी नेता कार्यकर्ता से मिलिए तो अपनी तरफ से एक व्याख्या देता है। आप एक जिलाध्यक्ष जिम्मेदार पद पे, आप जो बताओगे मैं उसको सही मानूंगा। मैंने आपको बताया कि 84 में पार्टी में जुड़ा था जी, और 89 में नेताजी के नेतृत्व में पूर्ण बहुमत की सरकार उत्तर प्रदेश में बनी। जी। सबसे ज्यादा कैबिनेट और राज्य मंत्री ब्राह्मण थे, और इसके बाद नंबर 2 पे छत्री थे। अगर मंत्रियों की संख्या के हिसाब से माननीय मुलायम सिंह यादव जी का 89 का कार्यकाल देखा, यादव सबसे कम मंत्री थे। लेकिन ये राजनीति का एक परसेप्शन है कि जब गरीब, कमजोर, सरभारा, झोपड़ी, झुग्गी, मैले कुचैले लोगों की राजनीति करिए, तो ये होशियार लोग जो राजनीति की ब्रांडिंग करते हैं, व्यापार करते हैं, वो कहीं ना कहीं ऐसी जगह आपको शिफ्ट करेंगे कि आपका चेहरा जरा देखने में गंदा लगे। तो ये पार्टी को भाई, ये लोहिया की पार्टी है, यहां कहां जाति है, यहां कहां धर्म है। संसोपा ने बांधी गांठ, पिछड़े पावे 100 में 60, यहां कहां यादव रह गया, यहां कहां मुसलमान रह गया। उसी नारे को, लोहिया के नारे को, इसको नेताजी ने आगे बढ़ाया। अपने शासनकाल में 27% आरक्षण दिया, 2% अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति को आरक्षण बढ़ाया। पंचायतों में दूसरी बार जब मुख्यमंत्री बने तो दलितों और पिछड़ों की भागीदारी बनाया। उसमें एक वाल्मीकि का बेटा भी जो है हमारा शब्बीर नदीम मन्ना, हमारे जिला पंचायत की बड़ी कुर्सी पर बैठ जाता है। किसकी देन है? नेताजी की देन है। लोहिया ने महिलाओं को आगे करने की बात कही थी। 33% कौन लाया पंचायतों में? मुलायम सिंह यादव लाए। दलितों के लिए पंचायत में आरक्षण कौन लाया? मुलायम सिंह यादव लाए। लेकिन अब हमको बस एक ये साजिश है, एक राजनीतिक स्टैंड है कि समाजवादी पार्टी तो वही मुसलमानों की पार्टी है। और 89 में सबसे ज्यादा 9 मंत्री ब्राह्मण थे। दुनिया का सबसे बड़ा पार्क जनेश्वर मिश्रा जी के नाम पर आज लखनऊ में है, लेकिन न कोई मीडिया वाला इसको कहेगा, न कोई भारतीय जनता पार्टी आदमी कहेगा, न पढ़ा लिखा आदमी कहेगा। और स्वर्गीय जनेश्वर मिश्रा जी की जब मृत्यु हुई तो नेताजी ने जब उनके शव को कंधा दिया, नेताजी अनवरत उनकी आंख से आंसू नहीं रुक रहे थे। सब लोगों ने देखा है, आज भी उस क्लिप को देखा जा सकता है। नेताजी किसी एक वर्ग के नेता थे, लेकिन गरीबों, कमजोरों, बेसहारा, झुग्गी झोपड़ी में रहने वाले लोगों की अगर कोई राजनीति करेगा, उनको मुख्य धारा से जोड़ने का प्रयास किया जाएगा तो कहीं ना कहीं मीडिया ऐसा परसेप्शन देगी कि ये आदमी इनका है, उनका है। केवल राजनीतिक दृष्टिकोण से गलत आरोप लगा। सोशल मीडिया के कई सारे साइड इफेक्ट हैं, पर एक फायदा ये है अध्यक्ष जी, जैसे आपने मीडिया पे किया कि मीडिया जैसा दिखाती है। हम लोग कारपोरेट मीडिया नहीं है, हम लोग सोशल मीडिया वाली मीडिया है। तो सोशल मीडिया का एक फायदा ये भी है कि आप वो चीजें भी प्रचारित कर सकते हैं जो कारपोरेट मीडिया नहीं करती। देखिए, ये बहुत अच्छा सवाल आपने किया। इसलिए बहुत अच्छा सवाल किया कि मैं तो यूट्यूब चैनल
ये सोशल मीडिया जो छोटे छोटे बिल्कुल उसमें जो आ रहे हैं, जी, ये ना होते तो जो चौथा स्तंभ है लोकतंत्र का, उसको तो इस सरकार ने मिटिया मेट कर दिया। सारे तो बिक गए हैं। न्यूज 18 क्या है, न्यूज 24 क्या है, छोटे छोटे जो चैनल थे, तो बड़े चैनलों को खरीदा गया, तो छोटा वाला कहा ये नहीं, ये घटना दिखाते हैं, मैं दिखाऊंगा। तो सरकार की बदनामी होने लगी, तो उन्होंने छोटे छोटे 18 चैनल खरीद करके एक नाम बता दिया, न्यूज 18 हो गया। जब 24 चैनल छोटे छोटे खरीदे गए तो न्यूज 24 हो गया। यही समझ लीजिए, न्यूज 18 ये 18 इधर खरीद लिए गए, बाद में 24 खरीद लिए गए कि कोई हमारे खिलाफ ना बोले। तो मैं तो बधाई देता हूं यूट्यूब चैनल्स को, और छोटे छोटे जो हमारे मीडिया संस्थान में लोग आए हैं उन्होंने बनाया है। तो कम से कम गरीब की, कमजोर की, असहाय की, और सरकार की जो विफलताएं हैं, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, महंगाई, पुलिस जुर्म, अत्याचार, संविधान के ऊपर हमला, दलितों के ऊपर हमला, एक पूरा राजनीतिक और सामाजिक ढांचे को ही भारतीय जनता पार्टी ने तहस नहस कर दिया है। ये स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी की भारतीय जनता पार्टी नहीं रही, ये आडवाणी जी की नहीं रही, ये बड़े पूंजीपतियों की पार्टी हो गई है। और ये अब आडवाणी की नहीं, अडानी की भारतीय जनता पार्टी है। इसलिए सारे यहां राजनीति में भी जो है चैनल्स को खरीद करके काम कराया जा रहा है। एक चीज आखिरी सवाल आपसे ये पूछना चाहेंगे कि 2027 का चुनाव नजदीक है, आपके पास एक लंबा राजनीतिक अनुभव रहा है, इससे कोई गुरेज नहीं किसी को। तमाम तरह के विरोधियों को आपने बहुत ही शांति से, एकदम प्यार से उनको जवाब दे दिया, बिना किसी अति प्रतिक्रिया के, ओवर रिएक्शन के। 27 का चुनाव मेन है, और जहां तक लोगों का ये मानना है कि वो भी आपके नेतृत्व में ही लड़ा जाएगा, उसको लेकर क्या तैयारियां हैं आपकी, और आपको क्या लगता है समाजवादी पार्टी 7 में से कितनी सीटें जीतेगी 2027 में, और क्यों? देखिए, जनता बहुत बेहाल है। अब यूरिया की तो सबको जरूरत पड़ती है, डीएपी की सबको जरूरत पड़ती है। कितना बेहाल रहा है किसान, लाठियों से पीटा गया है अभी खरीफ के सीजन में, और रबी सीजन स्टार्ट हो गया है। कहीं किसी गोदाम पे एक छटाक डीएपी नहीं है, और लाही, तोरिया, सरसों इसकी बुआई चालू हो गई। गेहूं की तैयारी किसान बड़ी तेजी से कर रहा है, धान की फसल निपटा लिया है, उसको डीएपी की जरूरत है। अब सरकार ने क्या बना दिया है कि साहब आप रजिस्ट्रेशन किसान कराए, फिर उसको जोत के हिसाब से उसको डीएपी की बोरी रिजर्व की जाएगी, और साल में 2 बार उसको मिलेगा। मेरा ख्याल है कि ये सहकारिता के माध्यम से जो ये रजिस्ट्रेशन कराएंगे, आधार कार्ड लिंक करेंगे, उनकी खेतौनी लिंक करेंगे, ये करते करते ये रबी भी निपट जाएगा। तो सरकार तो पूरी तरीके से किसानों के पीछे पड़ी है, और नौजवानों के सामने जो चुनौती है, अभी मेरा बेटा खुद तैयारी कर रहा है। 2024 पीसीएस की परीक्षा का मेन उसने 24 में दी, वो इस 25 में दिया है। 24 रिजल्ट 24 का जून 25 में दिया है, और 26 में रिजल्ट आने जा रहा है। 3 साल लग गए। 3 साल लग गए, कोई वैकेंसी नहीं। कोई जो वार्षिक कंपटीशन परीक्षाएं होती थी यूपीएससी की, पीसीएस की, उनमें भी धांधली, पीसीएस जे में धांधली, पीसीएस की परीक्षाओं में धांधली, यूपीएससी में धांधली। भाई वो खेड़कर का प्रकरण आपने सुना होगा। वो बताइए, वो
ईडब्ल्यूएस का वो रिजर्वेशन ले आई। ऑलरेडी जो आईआरएस थी वो ले आई पूजा खेड़कर। फिर गुपचुप तरीके से वो उसके चेयरमैन थे सोनी, उनको धीरे से मोदी जी ने अलग कर लिया। बड़ा खेल हो रहा है और हर जगह पे आरएसएस के लोग बैठाए जा रहे हैं। तो नौजवान, छात्र, बेरोजगारी, भूखमरी, किसानों की समस्याएं, ये जब समस्याएं अब रोड पर आ रही हैं, ये किसान का धैर्य टूट गया है। जिस तरीके से धार्मिक मुद्दों को उछाल करके संगठित करके भारतीय जनता पार्टी अब तक सरकार बनाती रही है, अब किसानों और नौजवानों ने तय कर लिया है कि ये सरकार पूंजीपतियों की सरकार है। ये आडवाणी की भाजपा नहीं है, ये अडानी की भाजपा है, ये अटल जी की भाजपा नहीं है, ये मोदी की भाजपा है, जो केवल मुट्ठी भर पूंजीपतियों और सरमाएदारों का काम कर रही है। इसलिए पीडीए के आंदोलन के माध्यम से ये किसान, नौजवान, सभी वर्ग के लोग एकजुट होकर के 2027 में उत्तर प्रदेश से भारतीय जनता पार्टी और बाबा जी को विदा करने जा रहे हैं। समाजवादी पार्टी से मान लीजिए अगर मुझे टिकट चाहिए तो उसकी क्या प्रक्रिया होगी? मान लीजिए कोई नौजवान टिकट चाहता है, समाजवादी पार्टी से जुड़ना चाहता है और सेवा करना चाहता है देश की, तो उसके लिए क्या एक रास्ता रहेगा, क्या प्रक्रिया रहेगा? सर, दरवाजा खुले हैं, आप आइए, संघर्ष करिए, लोगों के बीच अपनी बात रखिए। अगर लोग आपको रिकॉग्नाइज करेंगे तो कौन रोक लेगा आपको टिकट से? आनंद यादव से सीधा कोई व्यक्ति हो सकता है कैसरगंज में? विधायक नहीं है क्या? कौन जानता था? और कितने बड़े व्यक्तित्व को सुपरसीड करके उनको टिकट मिला और जीत गए। लेकिन लोगों में था, लोगों ने जिताया। समाजवादी पार्टी से आपको टिकट चाहिए, संघर्ष का रास्ता अपनाइए, आपको टिकट मिलेगा, अध्यक्ष जी के ये कहना है जी। बहुत बहुत धन्यवाद अध्यक्ष जी, आपने तराईनामा को समय दिया। बहुत सारी बातें, बहुत सारी भ्रांतियां दूर हुई, कुछ चीज़ें जो हम लोग भी उससे अनभिज्ञ थे वो आपने क्लियर की। और मेरा ऐसा मानना है कि आपके पॉडकास्ट के बाद तमाम भ्रांतियां जो आपको लेकर हैं वो लोगों की दूर हो जाएंगी। बहुत धन्यवाद।